नमस्कार साथियों, पर्यावरण पर हम आज एक नई क्लास लेकर आए हैं और आज हमारा टॉपिक है साइट्स। आप लोग जानते होंगे पर्यावरण सम्मेलन ऑन रिपोर्ट के बारे में। तो जैसे हमने बात किया था जिनेवा प्रोटोकॉल के बारे में जो आपका 1925 में आया हुआ था। इसके आगे हम बढ़े स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, एक समस्त अध्ययन उसके बारे में हमने किया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है साइट्स के बारे में जानना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइट्स, साइट्स, ये कोई काइट्स नहीं है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है साइट्स। और साइट्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन ऑन, चलिए मैं लिख ही देता हूं, कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड, ये यहाँ पर स्पीसीज है। ये आपका कब आया था? ये आपका आया था 1973 पर इस पे आप देखेंगे कि हमें एक प्रस्ताव ले आया गया था। प्रस्ताव के अगर हम आगे देखें तो इसे कब लागू किया गया वैश्विक लेवल पर, तो ये आपका आया था 1 जुलाई 1 जुलाई सन 1975। ध्यान दीजिएगा, कई बुक में आपका लिख के आया है 76, वो सही नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1975 की, जहां पर ये कन्वेंशन जो है फोर्सली जो है इसको लागू किया गया। जो भी इसके पार्टीज हैं, जो भी कंट्री इसके पार्टीज मेंबर हैं, जो मेंबर नहीं है ये उनके ऊपर कोई भी बाध्यकारी नहीं है। इस बात को आप समझिएगा। और इस हम कन्वेंशन को एक और नाम से जानते हैं। पहले तो आप इसको फिर एक बार देख लीजिए। जब हम साइट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये आपका प्रस्ताव 1973 में ले आया गया था, है ना? क्यों ले आया गया था? जो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, है ना, आपकी वाइल्ड फाउना फ्लोरा, इनको हमको संरक्षण प्रदान करना था। और वैश्विक लेवल पर ये सबसे बड़ा समझौता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसका आप एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, इसे हम कहते हैं आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसे हम? आल्सो नोन एज द वॉशिंगटन कन्वेंशन। फिर एक बार बोल रहा हूं, वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो प्लीज इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सीधे पूछ लिया जाए कि इसका एक अन्य नाम क्या है, तब आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? वाशिंगटन सम्मेलन भी के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम देखते हैं विश्व लेवल पर, जहां पर ये संधि जो है या समझौता है वन्य जीव का संरक्षण प्रदान करने वाला, ये सबसे बड़ा समझौता उभर कर सामने आता है, वो भी पहली बार। हम अगर बात करें कि 1963 में जब इसके प्राकृतिक संरक्षण के लिए जब हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय संघ में, मतलब IUCN की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो वहां पर जितने भी आपके मेंबर कंट्री थे, तो वहां पर भी इनके लिए एक प्रस्ताव ले आए और तैयार करने के लिए बात
की जा रही थी, लेकिन वो आपका प्रस्ताव ले आया नहीं जा सका। उसे हम 1973 में देखते हैं, कि वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। राइट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव पर तैयार किया गया था। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ये आपकी इसकी बैकग्राउंड रिपोर्ट हो जाती है। आप इसे कर सकते हैं कि आपका इसकी हिस्ट्री क्या रहेगी उसके बारे में हो जाता है, कि इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ मतलब यूएन के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव पर तैयार किया गया था, है ना। प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं, और अच्छा हो जाएगा। प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप, इसमें एड ऑन कर लीजिए, परिणाम स्वरूप इसे तैयार किया गया था। चलिए, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम अगर बात करें तो ये किस प्रकार का था। इट इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके तहत क्या किया गया था कि वन्य जीव और उनके अंगों का जो ट्रेड किया जाता था, है ना, उस पर लगाम लगाने के लिए ये साइट समझौता ले आया गया था, है ना। और आगे बढ़ते हैं। इसको आपने राइट डाउन कर लिया क्या? राइट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया। इसे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह जीवों एवं उनके अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह जीवों एवं उनके अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोहिबिटेड करता है, प्रतिबंधित करता है। इस बात को भी आप जानिए। हमारा फ्रेमवर्क ही ऐसा है। जो जो कंट्री इस पर सिग्नेचर की हुई है ना, तो उस पे क्या है, ये चीजें आपकी लागू होती हैं। वो लीगली आप कह सकते हैं, लीगली बाइंडिंग। चलिए आगे देखते हैं।
साइट्स विभिन्न राष्ट्रों को, साइट्स विभिन्न राष्ट्रों को निर्देश देता है, निर्देश भी देता है कि वे अपने यहाँ जीव व्यापार पर प्रतिबंध लगाएं। एक पॉइंट आपका ये हो जाता है। हमारे यहाँ साइट्स को जो देखने वाली संस्था है वो कोप के सम्मेलन के द्वारा आपकी क्या कहलाती है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, जो एक्चुअली पहले 2013 में जो आपका कोप हुआ था उसके पहले ये एवरी 2 ईयर पे हुआ करती थी सम्मेलन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोप जो है एवरी 3 ईयर में एक बार इनका सम्मेलन होता है। तो उस कोप में जो है वो इसकी एक गवर्निंग मतलब कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था है, मतलब प्रशासनिक संस्था है, और डिसीजन मेकिंग संस्था भी कोप ही है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके और फैक्ट के बारे में जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये कैसा एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, बात कर रहे हैं इंटरनेशनल किसके बीच में है, दो राष्ट्रों की जो गवर्नमेंट है, बिटवीन, आप कह सकते हैं बिटवीन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब जो आपकी मान लीजिए कि बांग्लादेश की सरकार हो गई, है ना, नेपाल की सरकार हो गई, भारत की सरकार हो गई, तो आपस में जो है वो क्या एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं इस संधि के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा कि डिसीजन मेकिंग संस्था कौन सी है आपकी, कॉप, इसे हम जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका सम्मेलन एवरी 3 ईयर में होता है, एवरी 3 ईयर। अच्छा, क्या कॉप की जो पार्टी है मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका क्या कभी कोई सम्मेलन भारत में भी हुआ था? तो जी हाँ, 1981 में कॉप थ्री का थर्ड सम्मेलन या पार्टीज आपके इंडिया में हुई थी। कब हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कॉप थर्ड का जो सम्मेलन है आपका वो नई दिल्ली में हुआ था। किस साल में हुआ था? तो ये आपका 1981 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बात भारत की आ जाती है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक कहना चाहिए कि आपको उस फैक्ट पे ज्यादा और जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की भी और एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था के बारे में। तो अगर हम बात करें इसकी प्रशासनिक संस्था, साइट्स की प्रशासनिक संस्था यूएनईपी, कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आपकी प्रशासनिक संस्था कौन सी इसमें है? यूएनईपी। प्रशासन संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो आपका बना हुआ है उसके थ्रू ही होते हैं। और आपको पता है यूएनईपी कब बना था? इसे हमें आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे जो पिछला जो आपका क्लास हुई थी उसमें मैंने इसमें बताया है कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी। तो जरूर उस क्लास पे जाके उसे देखें और इसका हमें आंसर टाइप करें यदि आपको नहीं पता है। और आगे अपन बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हमारा 17वां कोप सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका
दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर है, वहां पर हुआ था 17वां कोप सम्मेलन। तो कहने का मतलब ये है कि 17वां कोप सम्मेलन आपका हुआ था, कब हुआ था? 2016। और डेट क्या है इसकी टोटली अगर देखा जाए तो 24 सितंबर से ये आपका कब तक चला था? 24 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक ये आपका सम्मेलन चला था, जिसका नाम है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका सम्मेलन 2016 में कहां पर हुआ था? तो स्थान का नाम है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक शहर पड़ता है आपका जोहान्सबर्ग, जहां पर आपका ये सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं इसको हाईलाइट और डिनोट कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पर 162 देशों द्वारा प्रजातियों के संरक्षण दर्जा परिवर्तन के लिए 61 प्रस्ताव ले आए गए थे। मतलब प्रजातियों के संरक्षण दर्जा परिवर्तन के लिए कितने 61 प्रस्ताव ले आए गए थे। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने? प्रजातियों के संरक्षण दर्जा को परिवर्तन करने के लिए, क्या करने के लिए? संरक्षण दर्जा को परिवर्तन करने के लिए प्रजातियों के 61 प्रस्ताव यहाँ पर ले आए गए थे, जिसमें से आपने देखा होगा कि 5 प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया जाता है और उन्हीं में से लगभग 51 प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। 51 प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है, 51। और वहीं पर 5 सीधे खारिज हो जाते हैं। 5 प्रस्ताव खारिज कर दिए जाते हैं। 61 प्रस्ताव ले आने के कारण जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहां पर हुआ था? तो जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए और हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, कोर्स 17 का ही सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, कोप 17 का या कोप 17 की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि वो क्या होती है? पेंगोलिन। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों को साइट्स की अनुसूची 1 में स्थान प्राप्त होता है, जिसमें से 2 भारत की प्रजातियां भी थी। जिसमें से पेंगोलिन, आप लिख लीजिएगा, भारत में पेंगोलिन की 2 प्रजातियां भी शामिल हैं। 2 प्रजातियां
भी शामिल है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कोप 17 की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कैसी थी? यहाँ पर पेंगोलिन की 8 प्रजातियों को साइट्स की अनुसूची 1 में स्थान दे दिया जाता है ना। अब हम अनुसूची के बारे में आगे जाके बात भी करेंगे। यहाँ पर हम बता दें कि भारत की जो शीशम का पेड़ है उसके लिए भी यहाँ पर शीशम पेड़ को भी साइट सूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका फैक्ट, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। इसके अलावा एक होता है आपका सी कुकुम्बर, इसको भी आपको जो है कहना चाहिए कि साइट्स की अनुसूची में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये आपकी प्रवाल निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैंने कहना चाहिए कि निभाती है। और सी कुकुम्बर को आप क्या कह सकते हैं? समुद्री खीरा कह सकते हैं आप। कुल मिला के ये एक प्रकार का समुद्री खीरा है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और भारत से हम आपको बता चुके हैं शीशम के पेड़ को साइट्स की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। और आगे अपन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी आपकी कॉप पार्टीज हैं? तो कॉप पार्टीज आपकी 183 हैं। और आल्सो जो है सिग्नेटरी मेंबर आपका कौन है? इंडिया है। तो इंडिया के लिए भी क्या है? ये आपका लीगली बाइंडिंग संस्था है। मतलब आल्सो साइट्स इन ए लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टी इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। Although sites is legally binding on state, it is generally non-self executing। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग कैसी रहेगी, है ना। तो इसको सबसे पहले अपन वाइप कर लेते हैं और इसके वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करते हैं। वर्किंग, मान लीजिए इसमें एक आपका बना है अनुसूची फर्स्ट, एक आपका बना हुआ है अनुसूची सेकंड, अपेंडिक्स की आप कह सकते हैं, और तीसरा आप कह सकते हैं अनुसूची थर्ड। अब इनके जो आपके अनुसूची फर्स्ट में कौन आपके जीव आएंगे? जो आपके मोस्टली इंडेंजर्ड है, मतलब सबसे ज्यादा आपके खतरनाक अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिनका जो है संरक्षण बहुत अनिवार्य हो जाता है, उनको हम कहाँ पे रखेंगे? अनुसूची 1 में। यहाँ पर आप कोई भी इनसे संबंधित ट्रेड नहीं कर सकते हैं। R&D के अलावा कोई माने किसी भी प्रकार से वन्य जीवों का ट्रेड यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनुसूची 2 की, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट और कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट ही समझिए, इंपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिशन की आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? केवल आपको एक्सपोर्ट की परमिशन चाहिए। अगर हम अनुसूची 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आप जीवों का स्थानांतरण करना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर व्यापार क्या है? यहाँ पर हो ही नहीं सकता, मतलब संभव नहीं है, टोटली क्लोज है ये। लेकिन यदि आप R&D, ध्यान दीजिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिशन लेके आप इसको व्यापार कर सकते हैं। वो व्यापार आपका जो है वो साइट्स के तहत ही होगा। वहां पर आपको संरक्षण करना पड़ेगा और साथ में ही क्या है, उसी में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है। अब हम बात करें सेकंड जो हमारी अनुसूची है, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कंट्री को परमिशन लेना है, लेकिन इंपोर्ट
कंट्री को परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है। तो कुल मिला के अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो ये टोटली देखा जाए तो साइट्स के दो जो संस्था एग्रीमेंट है वही जो है इसके डिसीजन लेती है कि कौन से हमारे जीव हैं जो अनुसूची 1 में आएंगे या अपेंडिक्स 2 में आएंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर जैसे आप अनुसूची कह रहे हैं इसे आप अपेंडिक्स भी कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट परमिशन चाहिए होगी, आप इसको भेज सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको कोई भी मतलब कहना चाहिए कि ट्रेड के लिए मनाही नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं। बट क्या यहाँ पर देखा जाएगा कि सामने वाली कंट्री को भी जो है उसको संरक्षण देना पड़ेगा, जैसा कि साइट्स एग्रीमेंट है। लेकिन इन दोनों को जो आपको देखा जाए कि एक डिसीजन कौन लेगा कि कौन सा हमारे अनुसूची 1 में जीव रहेगा, कौन सा हमारा अनुसूची 2 में जीव रहेगा, तो वो संस्था आपकी साइट से ही होगी, है ना। और कुल मिला के कॉप जो आपका होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, वहां पर आपका डिसीजन ले लिया जाता है कि यदि अनुसूची 1 की कोई जनजाति है, जीव है, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं और इस वाले की इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें अपेंडिक्स 3 की, किसके बारे में बात कर रहे हैं अगर अपन अपेंडिक्स 3 की, अपेंडिक्स 3 की जिसे हम कहते हैं अनुसूची 3, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपका कॉप कोई भी डिसीजन नहीं लेता। यहाँ पर आपका दो राष्ट्र, जैसे मान लीजिए दो राष्ट्र हैं भारत और पाकिस्तान, तो ये आपस में ही जो है संरक्षण के लिए क्या कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। भाई हमारे यहाँ जो ये जीव है इसका हमको संरक्षण करना है, भले ये विलुप्त के कगार पर है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये मान लीजिए इंडिया है और ये आपका क्या है पाक, तो यहाँ पर इनके बीच में समझौता हो जाएगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी जीव को भेज पाएंगे, एनिमल को, और वहां पर हम क्या बता देंगे कि आपको इसका कंजर्वेशन करना है, मतलब संरक्षण करना है, और आपको ये ध्यान यहाँ पर देना ही पड़ेगा, तभी हम जो है आपको यहाँ पर इसको भेजेंगे। तो कुल मिला के ये आपसी कहना चाहिए जब देशों के बीच में होता है, बिटवीन कंट्रीज, तो वहां पर अपेंडिक्स 3 हो जाता है। और ये अपेंडिक्स 1 और 2 से जो है इस मामले में अलग है कि यहाँ पर कोई भी कोप डिसीजन मेकिंग नहीं लेती है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, और यहाँ पर कोई आपकी साइट्स वाली संस्था जो है आपका डिसीजन नहीं करती है कि इसमें कौन सा आपको समझौता आपस में करना है। कुल मिला के देश आपस में समझौता कर लेते हैं, और एक जीव को जो दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो सामने वाली कंट्री से ये समझौता कर लिया जाता है कि आपको इसका संरक्षण करना है। इस प्रकार से ये इसका वर्किंग कंडीशन हो जाता है अपेंडिक्स 1, 2 और 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खतरनाक इसमें होता है अपेंडिक्स 1, क्योंकि यहाँ पर कोई परमिशन आपको नहीं दी जाती है, केवल और केवल परमिशन आपको दी जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से हम अपना जो साइट्स वाला आपका सम्मेलन है या समझौता है उसको हम देखते हैं कि ये हमारा वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहलाता है। इसकी डिसीजन मेकिंग संस्था कौन सी है, तो वो हमारी कॉप हो जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। इसका एवरी 3 ईयर पर सम्मेलन होता है, और हमारा जो है मोस्ट जो अच्छे अच्छे जहाँ पर काम हुए हैं उन कॉप सम्मेलन को हमें ध्यान रखना है, और किस शहर में हुए हैं और कब किस डेट में हुए हैं उसको आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप जरूर उसको बताइए मुझे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका साइट से संबंधित है, तो जरूर इसका आंसर प्रोवाइड करिए कि जितनी मैंने क्लास ली है क्या आपको समझ में आ रही है। वन और वन्य जीवों और उनके अंगों का जो हम ट्रेड करते हैं, पूरी तरह इसको प्रतिबंध लगाने वाली जो संस्था है वो साइट्स है, और ये हमारे एकमात्र ऐसी संस्था है जो इन पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाने वाली है। जो आपका वन्य जीव और उनके अंगों को ट्रेड जो किया जाता है उसके ऊपर एकमात्र ऐसी संस्था है जो इसको कंट्रोल करती है। इस बात को मत भूलिएगा कि केवल और केवल एकमात्र संस्था है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की इससे संबंधित जो आपके आ सकते हैं।
तो ये मैंने आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं साइट्स के बारे में, आपको इसको करेक्ट करना है और इसका आंसर प्रोवाइड करना है। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज। दूसरा आपका स्टेटमेंट है इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ साइट्स। तीसरा आपका स्टेटमेंट है इंडिया हैज नेवर होस्टेड एनी कॉप ऑफ साइट्स। और चौथा हमारा है द कॉप टेक्स प्लेस एनुअली। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो वीडियो देख रहे हैं उनको जरूर ये पता होगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो जरूर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इसके बारे में जरूर जान लें और इसके बारे में आंसर जरूर करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम संबंधित ही है। धन्यवाद साथियों, हमारी क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।